Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. In this video, we will start the 10th class NCERT chapter 6 life processes of biology. Right? What we will do, we will read the NCERT word by word and try to understand what is being said in this. वैसे भी हमें NCERT को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। पहले हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, उसके बाद हम कोई दूसरी रेफरेंस बुक कंसिडर कर सकते हैं और उसके बाद हमें अपने नोट्स वगैरह बनाने चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, जो इवन उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो भी एनसीईआरटी एक बार उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो इसमें क्या बोला है कि हम कैसे बताते हैं कि किसी चीज़ को देख के डिफरेंस कैसे करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ अलाइव है मतलब ज़िंदा है, एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव और क्या अलाइव नहीं है मतलब कि कौन सी चीज़ लिविंग नहीं है ना। तो इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर एक डॉग को हम भागते हुए देखते हैं या और अ काउ च्यूइंग कर्ड, और किसी गाय को च्यूइंग करते हुए, यानी वो जुगाली नहीं करती रहती है। कर्ड, कर्ड मतलब वही जो उसके मुंह में वो खाना होता है, जो एक जो ये कैटल्स होते हैं इनके जो स्टमक में जो है रेमिनेंट्स होते हैं ना ये। तो इनका स्टमक क्या करता है, पहले ये फूड स्टमक में पहुंचाते हैं, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद दोबारा से इनके मुंह में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा च्यू करेंगे और दोबारा से सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक में भेजेंगे प्रोसेस होने के लिए उसी फूड को। तो उस फूड को जो वापस आता है इनके मुंह में दोबारा से च्यू करने के लिए, उसे हम कहते हैं कड। ठीक है, तो वो जुगाली करती रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा ना हिंदी में अगर हम बोलें इस बात को, तो च्यूइंग कड मतलब जुगाली करते रहते हैं गाय भैंस वगैरह। और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या फिर किसी आदमी को जो बहुत तेज-तेज चिल्ला रहा है स्ट्रीट पे, तो वी नो दैट दीज़ आर लिविंग बीइंग्स। हमें पता होता है कि ये लिविंग बीइंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। डॉग रनिंग कर रहा है, काऊ च्यूइंग कर रही है, और मैन क्या कर रहा है, शाउटिंग कर रहा है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को देख के हम समझ जाते हैं कि भाई ये लिविंग बीइंग्स हैं। बट इफ़ द डॉग और द काऊ और द मैन वर asleep, क्या होता है अगर भाई डॉग, काऊ और ये मैन अगर सो रहे हों, तो तब तो ये एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तब हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग है। वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, तो हम तब भी सोचेंगे कि भाई ये लिविंग है, अलाइव हैं। बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन हमें कैसे पता चला ये, है ना। वी सी दैम ब्रीदिंग, हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और हमें पता चल जाता है कि भाई वो अलाइव हैं। वट अबाउट प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स का क्या, उनमें तो हम ब्रीदिंग भी नहीं ऐसे चेक कर सकते, है ना, कि सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, और हमें कैसे पता होता है कि ये अलाइव है, ना वो मूवमेंट करते हैं ना वो सांस लेते हुए नजर आते हैं। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, हम में से कोई कहेगा कि वो ग्रीन होते हैं। बट वट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन, लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स ग्रीन कलर से की नहीं होती हैं, दूसरे कलर की होती हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं टाइम के साथ साथ। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, इसलिए हमें पता होता है कि भाई वो अलाइव है। सम विल्स हैं, हम कुछ लोग कहेंगे कि ये रीज़न देंगे। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, हम क्या सोचेंगे कि भाई कोई ना कोई एक मूवमेंट हम सोचेंगे होनी चाहिए, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, चाहे वो मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड हो कि भाई ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो। आज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, तो ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या नहीं हो, उसी को हम क्या कह रहे हैं कि भाई वो सबूत है। कॉमन एविडेंस हो गया ना, एविडेंस मीन सबूत, फॉर बीइंग अलाइव, कि भाई वो ये एक सबूत है कि भाई वो कोई भी चीज़ अलाइव है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन जो एक प्लांट है दैट इज़ नॉट, जो क्या नहीं कर रहा है, विजिबली ग्रोइंग, विजिबली मतलब जो दिखाई दे, ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा हो, जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन उसकी ग्रोथ, इज स्टिल अलाइव, लेकिन वो तो अलाइव होता है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथ करते हैं बिना किसी विजिबल मूवमेंट के। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ,
तो जो हम ये यूज़ कर रहे हैं विज़िबल मूवमेंट को, कि वो जो ऐसी मूवमेंट जो हमें दिखाई दें, उनको हम अगर क्राइटेरिया मान रहे हैं कि भई लाइफ़ है या कोई इंसान लिविंग है या नहीं है, ठीक है? हम उसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ़ मान रहे हैं। तो ये एक सिर्फ़ इसी को मूवमेंट को ही हम एज़ एविडेंस लें तो वही एक काफ़ी नहीं है, है ना? मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स, जो मूवमेंट्स बहुत छोटे पैमाने पे होती हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे होती हैं, विल बी इनविजिबल। इनविजिबल भी वही कि हमें दिखाई नहीं देंगी। वो हमें दिखाई नहीं देती हैं टू द नेकेड आई। नेकेड आई मतलब बिना किसी एड के, ना हमने कोई चश्मा लगा रखा है ऐसा कि जिससे हमें कुछ दिखे, ठीक है? ना ही हमने माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, लाइक इस मतलब इन ऐसे ही नॉर्मल आँखों से हम कुछ जो स्मॉल स्केल पे मूवमेंट्स हो रही होती हैं, हम उनको नहीं देख सकते। मूवमेंट जैसे कि कौन-सी मूवमेंट? मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ऐसे ही माइक्रोब्स होते हैं जो, उनकी भी मूवमेंट, या हम तो माइक्रोब्स को ही नहीं देख पाते जब तक कि माइक्रोस्कोप ना हो, ठीक है? इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये ज़रूरी है लाइफ के लिए? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन, अगर हम ये क्वेश्चन किससे पूछें? टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे, दे विल से येस, तो वो कहेंगे हाँ। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। बल्कि हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं शो करते हैं, है ना? कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं अपने अंदर, एंड दैट इज़ पार्टली व्हाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और यही एक कारण है जिसे हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोवर्सी इससे खड़ी हो जाती है कि भई क्या हम उन्हें ट्रूली अलाइव नहीं कहते, कि ना हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो लिविंग है या नहीं है। और इसमें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा था ना, अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, हम उन्हें तब तक वो कोई मूवमेंट नहीं दिखाते, कब तक? जब तक कि वो एक किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते तब तक, है ना? इसका क्या मतलब है? हमने पिछली क्लासेस में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट? व्हेन दे एक्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म as they enter the as soon as they enter the living cell, or you can say living body, they act like living organisms. But when they are out of any cell living organism, they are non living, they act like non living organisms, right? तो इसलिए उनको हम बोलते हैं कि वो दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। याद आया? चलो नेक्स्ट कर देखते हैं। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? तो जो ये मॉलिकुलर मूवमेंट्स है, ये लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पिछली क्लासेस में देखा है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? ऑर्गेनिजम्स कैसे बने होते हैं? सेल्स हैं, फिर सेल ग्रुप बनाते हैं, वो टिश्यूज़ हो जाते हैं जो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, है ना? ऐसी बहुत सारे टिश्यूज़ ग्रुप बना के ऑर्गन्स बना लेते हैं, ऑर्गन से मिलके वो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या ग्रुप बना के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स अलग-अलग बन जाते हैं, तो उनको हम फिर वो ऑर्गेनिज़्म बना लेते हैं। यही हमने पूरा एक पढ़ा था, पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइज़्ड स्ट्रक्चर होता है ना इनका, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का। दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स, क्यों? उनके पास क्या होता है? टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ किससे बने? सेल से। सेल होते हैं उनमें, सेल के अंदर क्या होता है? स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं और भी ज़्यादा, वो सेल ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं, ठीक है? एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे ये स्मॉल लेवल पे आप जाते रहेंगे तो और भी चीज़ें नज़र आएँगी, डीएनए होता है, ये होता है। बिकॉज़ ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कि किसके कारण, कि जो इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट का, उसकी वजह से क्या होगा? दिस ऑर्गेनाइज़्ड, ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर है, ये जो हम लिविंग स्ट्रक्चर्स का जो ऑर्डर में है ना एक नेचर उनका, इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। वो क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन हो सकता है ओवर टाइम, समय के साथ। किसकी वजह से? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो गया, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रहेगा फिर, है ना? अगर हम ये ऑर्डर तोड़ दें, बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई एक ऑर्डर टूट जाए, किसी एक, जैसा कि आपने देखा कोई एक ऑर्गन फेलियर हो जाता है,
तो या तो हम उसे ट्रांसप्लांट करके सही कर सकते हैं, नहीं तो बॉडी फंक्शन ख़त्म हो जाता है और धीरे-धीरे हमारी बॉडी डिटीरियोरेट होने लगती है और फिर एट लास्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डाइज, राइट। तो वही चीज़ बताना चाह रहा है कि इनमें से कोई भी एक ऑर्डर हमने ब्रेक डाउन करा है तो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, वो जिंदा नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें अपने ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या करते रहना चाहिए, रिपेयर और मेंटेन करके रखते रहना चाहिए, है ना। वैसे भी कोई भी चीज़ है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हम क्या करते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस मांगती है। अगर आप अपनी गाड़ी को, कार को नई कार खरीद के लाए हैं, तो जब तक अगर आप उसको मेंटेन और रिपेयर करा के नहीं रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। जब एक नॉन लिविंग थिंग पे असर पड़ सकता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमारे को अपनी बॉडी को भी रिपेयर और मेंटेन करके रखना चाहिए। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, तो इन्हें अपने ये मॉलिक्यूल्स को मूव करते रहना चाहिए हर वक्त, ठीक है। वी आर द मेंटेनेंस, वट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस की जो बात हुई है कि रिपेयर करके रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, तो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अब हम ये देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, मतलब चलो ये देखते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, यही हमारा चैप्टर का भी नाम है, लाइफ प्रोसेसेस। अब देखते हैं कि क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन अभी हमने बात की ना मेंटेनेंस की, तो जो मेंटेनेंस फंक्शंस हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, तो ये क्या होते रहने चाहिए, ये चलते रहने चाहिए तब भी जब कोई हम जो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा कोई खास काम ना कर रहा हो तब भी, राइट। इवन व्हेन वी आर, जैसे इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। अगर हम ऐसे ही बैठे हुए हैं जस्ट क्लास में या कहीं भी बैठे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में अंदर चल रहा होता है। इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, और अगर हम जब सो रहे थे तब तो हम बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, है ना, ये बस रेस्ट कर रहे होते हैं, तो तब भी ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होने चाहिए, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ये सब हमारी बॉडी में चलते रहना चाहिए। अगर ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस बंद हो जाएंगे तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, है ना। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेसेस, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं जो टुगेदर क्या करते हैं, मेंटेनेंस जॉब को करते हैं आपस में मिलके, इन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो कोई बता सकता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये, हमारी बॉडी में क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है हमारा, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं अपने आप, ठीक है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, क्योंकि ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस किस लिए ज़रूरी हैं, टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, तो इनके लिए क्या, और इन मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए ही क्या चाहिए, फिर एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आती है आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर से, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से तो लेते हैं हम, अंदर ये एनर्जी बन रही होती है तो हम क्यों कहते हैं कि भाई कुछ हमें चाहिए एनर्जी, अपने आप काम चलता रहता। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो क्या कह रहा है कि फिर ये जो एनर्जी जो बाहर से लेनी होती है तो इसके लिए भी एक प्रोसेस होता होगा कि जिससे हम ट्रांसफ़र करते होंगे, जिससे ट्रांसफ़र होता होगा क्या, अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, हम कह रहे हैं ना बाहर से लेना, तो बॉडी के बाहर से जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें लेना है वो ट्रांसफ़र होता है, होता होगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके लिए भी कोई एक प्रोसेस होगा, तो जिसे विच वी कॉल फूड, जिसे हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, वो होता है फूड, हम खाना खाते हैं, टू द इनसाइड, जिसे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिली है एक तरीके से, है ना, अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे, फूड है,
ठीक है, जैसे हम इनसाइड द बॉडी ले जाते हैं आउटसाइड द बॉडी से। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मिल गई है यहाँ पे। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाए, ग्रो करे, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो भाई एडिशनल रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे बाहर से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि लाइफ जो है अर्थ पे डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन जिनमें प्रेजेंट हो। मोस्ट ऑफ दीज मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, तो जो मोस्टली जो फूड सोर्सेज होते हैं वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, तो ये कार्बन सोर्सेज कितने कॉम्प्लेक्स हैं कितने नहीं, उस पर डिपेंड करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा कार्बन सोर्स ले रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो डिपेंड करेगा ना उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस ही तो यूज़ करेगा वो, कि किस तरीके से खाना लेना है, कैसे उसे प्रोसेस करना है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्पीशीज, नॉट कि मेरे बॉडी में क्या है और दूसरे ह्यूमन में क्या है। ये नहीं कि आप ह्यूमन ह्यूमन में कंपेयर कर सकें, एनिमल्स को और हम ह्यूमन बॉडीज़ को और प्लांट्स को, इन तीनों में अलग होगा प्रोसेस। ठीक है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, जो आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं, यानी वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, इसलिए इनको क्या ज़रूरत है, इनको तोड़ने की ज़रूरत है या फिर बिल्डअप करने की ज़रूरत है इन दी बॉडी के अंदर ही, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। इस और फाइनली किस पे कन्वर्ट कर देने चाहिए, कन्वर्ट होने चाहिए, converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for, तो ये जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी वो किसके लिए यूज़ की जाएगी, फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट चाहिए, तो हम बोलते बात करते आ रहे हैं मॉलिकुलर मूवमेंट्स जो होती हैं, करते रहने चाहिए जो मॉलिकुलर मूवमेंट्स, जो किस लिए करनी हो, ज़रूरत क्या होती है इनकी, मेंटेनिंग लाइफ लिविंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, और उनके लिए भी जो मॉलिक्यूल्स चाहिए हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, है ना। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर, तो इसके लिए क्या हो रहा है, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी में ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स, तो जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, है ना, वो सब होती रहती हैं, ये कॉमन केमिकल मीन्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन, इस केमिकल इस काम के लिए, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स को करने के लिए, टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स, ये काम करने के लिए जो बहुत से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। जो सोर्स कहाँ से मिलती है वो ऑक्सीजन, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से ही लेंगे हम ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन को लेने का आउटसाइड द बॉडी से, बॉडी के बाहर से, ठीक है, एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, और उसको यूज़ करना किस में, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, है ना, ऑफ फूड सोर्सेज, किसको ब्रेक डाउन करना, फूड सोर्सेज को, फॉर सेलुलर नीड्स, किस लिए करना है ये सब, जो हमारी सेल्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, इन वट वी कॉल रेस्पिरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मिली है। ये भी एक हमने पढ़ा था ना, लाइफ प्रोसेस है मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अब वो कहाँ से मिलती है, वो भी एनवायरनमेंट से लेती है। किस लिए चाहिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज, किस क्यों करना है ये ब्रेक डाउन, सेलुलर नीड्स को पूरा करने के लिए, वही अल्टीमेटली हमारे को मेंटेनेंस और रिपेयर फंक्शन जो करना है उसके लिए। ठीक है, तो अभी हमने न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देख रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन में जो हम फूड बोल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या एक वर्ड यूज़ करना चाहिए हमें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, राइट। हम फूड से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तभी न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन देख रहे हैं, सेम सेम वर्ड, तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हम कैसे होते हैं,
एक तो होता है एनर्जी गिविंग, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही थी, तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स तो वो कौन से होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, ठीक है। अब ये आगे सारे प्रोसेसेस आएंगे, हम पढ़ेंगे। और क्या है? प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखा है ना जिम वगैरह में जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, उस वाली बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ना। प्रोटीन शेक लेते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या। तो मेनली मैं फोकस बताना चाह रही हूँ कि प्रोटीन्स किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और तीसरे थर्ड टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोडक्टिव एंड रेजिस्टेंट एंड प्रोडक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कौन से होते हैं? वो विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारे को डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, राइट। अच्छा, ये आगे मैं नोट्स आपको दूंगी, बताऊंगी कैसे नोट्स करने, तब उसमें मैं मेंशन कर दूंगी एक वीडियो में, डोंट वरी अबाउट दैट। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर, आई एम सॉरी, इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, किसके केस की बात कर रहे हैं आप? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। क्या आपको इसका एग्जांपल बता सकते हैं? राइट, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बहुत से बैक्टीरिया भी होते हैं, सिंगल सेल होते हैं बहुत से। और और भी एग्जांपल अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड। तो जो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होगा किसके लिए, चाहे फूड को लेना हो आउटसाइड से इनसाइड द बॉडी, या फिर इस काम के लिए, इस फंक्शन के लिए कि भी फूड को आउटसाइड से इनसाइड ले जाना, उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अलग से ऑर्गन हो, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए अलग से ऑर्गन हो। तो इन तीनों अलग अलग फंक्शंस के लिए, इसके लिए कोई अलग अलग ऑर्गन नहीं होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और तो ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो जब है ही वो सिंगल सेल, कहाँ से ये ऑर्गन आ जाएंगे इसमें? जबकि हमने देखा सेल्स जब ग्रुप बनाते हैं तब टिश्यूज़ हमें बनते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वही टिश्यूज़ जब ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्गन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऐसे ग्रुप बन के, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए हमारे को मल्टीपल सेल्स चाहिए होंगे, ना कि एक ही सेल मिल जाएगा। एक ही सेल है तो उसमें हर एक फंक्शन का परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं आते हैं ना, नीडेड ही नहीं होते। बिकॉज क्यों नहीं होते? द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल है तो उसका पूरी सरफेस जो है ऑर्गेनिज्म की किसके कांटेक्ट में? एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। और कुछ है ही नहीं उसके पास, सिंगल सेल है तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में डायरेक्टली है वो। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। लेकिन तब क्या होता है जब बॉडी साइज जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ जाता है, एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। और जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। इन मल्टी, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है ना। तो ये बात आ भी गई आगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेल से ना बने होते, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सारे सेल्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हों। किससे? विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells। इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है वो जो है सारी ज़रूरतें जो है पूरी नहीं कर देगा ना सभी सेल्स की। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की बात क्यों करी है इसने? क्योंकि जो सिंगल सेल में हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फूड को कैसे टेक इन करना है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, इन सब के लिए वो क्या कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, ऑर्गन नहीं है। तो और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एनवायरनमेंट को, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही ये सब करता है वो। अच्छा, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स जो हैं लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये प्रोसेस। याद आया? और ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हमने ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ है।
डेफिनेशन सेम होती है, बस डिफरेंस हो जाता है कि ऑस्मोसिस में कि वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही सिर्फ हम ये वाली डेफिनेशन बोलते हैं ऑस्मोसिस में, राइट। तो ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है सब कुछ, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन से ही सभी ज़रूरतें सभी सेल्स की पूरी नहीं हो जाएंगी। तो ये एक आंसर भी है, ये इन मल्टी सेलुलर से लेके आगे अभी आएगा क्वेश्चन, तो ये आप मार्क कर लीजिए यहीं पर, अभी से अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। वो क्वेश्चन देखेंगे अभी, मगर अभी आएगा नीचे ही। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ, ये हमने पहले देखा हुआ है कि कैसे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स स्पेशलाइज हैं फंक्शंस में, अपने अपने फंक्शंस में जो है वो परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन का, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी हैं वो सब डाइजेशन प्रोसेस का काम कर रहे हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रैकिया, ये सब, इन सब का क्या काम है, इन सब का काम है रेस्पिरेशन से रिलेटेड फंक्शन करना। अब ट्रैकिया से या फिर नोज से आप खाना तो नहीं खा लेंगे ना, खाना तो आप माउथ से ही ले जाएंगे, और फिर माउथ से नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा खाना, तो उसका पर्टिकुलर फंक्शन है वो। तो वही हमें पहले से ही पता है कि सारे जो अलग अलग ऑर्गन बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना अपना फंक्शन करने में स्पेशलाइज्ड है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। अब हम क्या हैं, फेमिलियर हैं, जानते हैं पहले से, किससे, किसको, विद ये जो आइडिया है, ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का जो आइडिया है, ठीक है। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उनका कैसे ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म में, वो भी हमें पता है, वही सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपको भी याद आए कि पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen, एक तो ये हमारे लिए जो है सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो फूड को लेने का जो प्रोसेस है और जो ऑक्सीजन को भी हम अंदर लेते हैं, विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। तो ये दोनों फंक्शंस भी जो किसके फंक्शन होंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के लिए होंगे, है ना। ये मैंने आपको यही समझाया है कि फूड का लेना किसका फंक्शन है, माउथ से लेंगे फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, और ऑक्सीजन का अपटेक करना वो किसका प्रोसेस है, नोज और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है ना। तो however this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body। तो लेकिन अब इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो फूड और ऑक्सीजन जो हमने लिए हैं, ठीक है, वो तो हमने किसी एक प्लेस पे लिए हैं बॉडी में, ठीक है, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दम, लेकिन इन सब की इनकी ज़रूरत तो पूरी बॉडी को है ना, हर बॉडी पार्ट्स को है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये जो सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें भाई सारे बॉडी पार्ट्स को पहुँचाना है ये सब, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जो एक बॉडी पार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकें। फॉर कैरिंग फूड को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाना, किसमें, बॉडी में, ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शंस कार्बन सोर्स को यूज करती हैं, एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, और ऑक्सीजन को यूज करती हैं किसके लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। हमने देखा था ना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन सोर्स को यूज़ करते हैं, किसके लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स, तो जब ये रिएक्शन होती है ना, बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी। तो जो ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ यूजलेस ही नहीं होते हैं सेल्स के लिए, बॉडी के सेल्स के लिए, बट कुड इवन भी हार्मफुल, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बाय प्रोडक्ट्स क्या है, बाय प्रोडक्ट्स वो है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या है, एक हमारे लेफ्ट साइड में हम उनको रिएक्टेंट्स को लिखते हैं कि ये दो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स को हमने रिएक्शन करवानी है, और लेफ्ट साइड और राइट, लेफ्ट में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और राइट में हम
क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं कि भाई ये 2 मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स को हमने रिएक्ट करवाया है तो हमको ये प्रोडक्ट मिला है केमिकल रिएक्शन में। तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बनता है जिसकी वजह से हमने रिएक्शन करवाई थी, तो वो प्रोडक्ट हमें चाहिए था, वो मेन है। लेकिन उसके साथ भी बहुत से अलग से कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो हमें जिनकी ज़रूरत नहीं थी बट वो बन जाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। एक तो प्रोडक्ट बना है मेन और उसके साथ जो एक्स्ट्रा बन गया है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आपने उसमें 9th क्लास में पढ़ा था, जब पेट्रोलियम का जब वो करते हैं रिफ्रैक्शन, उसमें टैंक में उसको करते हैं ना, तो मेन क्या चाहिए होता है हमें, उससे पेट्रोल चाहिए होता है, लेकिन साथ में क्या क्या मिलता है हमें, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, और डिफरेंट ऑयल्स मिलते हैं, डिफरेंट, और वैसलीन भी एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, ये आपको पता ही होगा, है ना, तभी उसे हम पेट्रोलियम ज़्यादा बोलते हैं, तो वैसे बाय प्रोडक्ट। तो ये जब रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस बॉडी में, तो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो जो है सेल के लिए यूजलेस भी होते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये वेस्ट की तरह काम कर रहे हैं, कोई भी काम के नहीं है सेल्स के लिए। तो उन बाय प्रोडक्ट्स को वे दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स, ये जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स हैं, आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव, तो उनके लिए क्या है भाई, इसलिए वो सब बॉडी में से हमें रिमूव करने की ज़रूरत है, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड, और उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है बाय अ प्रोसेस। क्यों, कौन से प्रोसेस है, कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के थ्रू निकालते हैं ना हम वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर, वही बता दिया ये लो। ठीक है, अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड। अगर हम फिर से बेसिक रूल जो है बॉडी डिज़ाइन का, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है, वो फॉलो किए जाएँ, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। तो वही बात है कि हर एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तो जब हमने एक्सक्रीशन के लिए बात की तो उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होंगे, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे। तो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, या कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, किडनीज़, है ना, किडनीज़ हो गया, जो ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, और उसको बॉडी से डिस्कार्ड आउट करने के लिए बॉडी से बाहर डिस्काउट आउट कैसे करते हैं, एनएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ठीक, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। अब इसके लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जिससे कि क्या कर सकें, कि ट्रांसपोर्ट कर सकें वेस्ट को सेल्स से दूर, किस कहाँ तक ले जाने के लिए, जहाँ पे सेल्स तो पूरी बॉडी में वेस्ट निकल, हर एक बॉडी पार्ट में से निकल रहा होगा, तो हर बॉडी पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाना होता है एक्सक्रीटरी टिश्यूज तक, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। लेट अस कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो हम ये जो डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, न्यूट्रिशन का, है ना, और कौन सा किया था अभी, इसमें इतने किया था, बाकी डाइजेशन वगैरह, ये तो जितने भी प्रोसेसेस है, सो एसेंशियल टू मेंटेन, जो बहुत ज़रूरी है क्या में करने के लिए, मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इनको हम कंसिडर करेंगे वन बाय वन। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गए, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ये आ गया वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको ऊपर अंडरलाइन करवाया था। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ये भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लिया है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं बाहर से जो हम यूज़ करते हैं, कार्बन सोर्सेज हैं, ऑक्सीजन है, ये सब अभी हमने देखा है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम एसेंशियल मानेंगे मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अभी हमने पढ़ा, एक्सप्रेशन था, रेस्पिरेशन था, न्यूट्रिशन था, ये सब पढ़े हैं ना अभी हमने। और एक्स्ट्रा लिखना होता, डाइजेशन वगैरह, जितने भी आपको प्रोसेसेस बताएं आप सब लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, नहीं तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। राइट, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक, व्हेन वी न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अभी हमने ऊपर देखा है। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, जब हम
वॉक कर रहे होते हैं या बाइसिकल चला रहे होते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई एक पर्टिकुलर एपेरेंट एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। यही जो अभी हमने सब ऊपर पढ़ाई किया, अगर हम सिंपली बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं तब भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटेनेंस प्रोसेस जो है हमें ज़रूरी होता है, जिससे कि हम बॉडी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रख सकें, जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, हमें बाहर से मटेरियल्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू, किस लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस ज़रूरत होती है उनकी इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो और मटेरियल है वो क्या है, वो फूड है जो हम खाते हैं। यही अभी हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा है, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स कैसे अपना फूड लेते हैं, ये हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो जो जनरली देखा जाए कि जो मेन रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की और मटेरियल्स की जो क्या है, कॉमन है सभी ऑर्गेनिजम्स में, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन वो पूरी कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके से। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं, कहाँ, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन, तो वो ये जो फूड मटेरियल उन्हें कहाँ से ऑब्टेन होता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। दीज ऑर्गेनिजम्स, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही है, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, लिखा है आगे, इंक्लूड green plants and some bacteria. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बाकी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, किस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर दी अपकीप, किससे पहले, जिस उसे यूज़ करने से पहले उन्हें ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। क्यों ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, जिससे कि वो यूज़ कर सकें, किसमें, अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए। टू अचीव दिस, इस चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब जो ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में चेंज करने का, ऑर्गेनिज्म यूज़ बायो कैटलिस्ट, ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ करते हैं, बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। बायो मीन्स लिविंग, राइट, कॉल्ड एंजाइम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। Thus the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स की, अदर ऑर्गेनिजम्स की जो भी बात करिए, यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस करते हैं जो, वो किसकी बात कर रहा था, हेटरोट्रॉफ्स की, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफ्स का जो सर्वाइवल है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, डिपेंड किस पे करता है, ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई, तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है, एनिमल्स एंड फंजाई, एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, इन दोनों के बीच में थोड़ा एक डिफरेंस देखा है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल को वो ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में, ठीक है। जबकि जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं और उनको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट, जो क्या है, एंजाइम्स होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं किस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक। और दोनों के एग्जांपल हमें पता है, ऑटोट्रॉफ्स के हमने देखे ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, जबकि हेटरोट्रॉफ के क्या है, ऑल एनिमल्स लिख सकते हैं आप, एंड फंजाई, ठीक है। अभी एक एक डिफरेंस हमें पता चल गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बीच में डिफरेंस। ऑटोट्रॉफ में ऑटो का मतलब ही है सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन खुद, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, खुद लेते हैं, ठीक। और जो हेटरोट्रॉफ है, हेट्रो का मतलब है अदर या फिर डिफरेंट,
ऑटोट्रॉफ बताया ही है, न्यूट्रिशन जो अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये जितना भी आज की वीडियो में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कीजिएगा। टिल देन stay safe or in this corona situation, and also don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.